नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो ये बुलेटिन खास है खबर को समझने के लिए। इसमें हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। देखिए, टीचर ट्रांसफर की नई गाइडलाइन क्या है वो आपको आगे बताएंगे और इसके बाद खान सर से जुड़ी हुई खबर क्या है वो भी आपको बताएंगे। कहा जा रहा है जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या अटकलें हैं आइए इसको भी आगे बताएंगे, समझाएंगे आपको। इसके बाद कौन जीतेगा 4 का चक्रव्यूह, इसको आपको आगे समझाएंगे। और इसके बाद बात करेंगे झारखंड की कि झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है। कल रिजल्ट का दिन है, आगे इस पर बात करेंगे। बिहार सरकार ने टीचर ट्रांसफर को लेकर के नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई ट्रांसफर नीति से शिक्षकों के चेहरे खिल गए हैं। न्यूज 18 की मुहिम को बिहार के शिक्षकों ने धन्यवाद दिया है और कहा है कि निराश शिक्षकों के बीच उम्मीद बनकर आया न्यूज 18। जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम किया और ये चीज हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अच्छा किए। खुशी हो रही है सर कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा तोहफा हम लोग दिया है। बिहार के शिक्षकों को बिहार सरकार एक के बाद एक तोहफा पर तोहफा दे रही है। अभी 2 दिन पहले की ही तो बात है, सीएम नीतीश कुमार ने 1,14,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। फिर ट्रांसफर को लेकर महीनों से चली आ रही शिक्षकों की टेंशन भी दूर की और अब नई टीचर ट्रांसफर गाइडलाइन जारी कर शिक्षकों के चेहरे पर चमक बिखेर दी है। आ रहे थे तो हाथ उठा करके आप कहिए कि सब खूब पढ़ाइएगा, बोलो। टीचर ट्रांसफर की जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बीपीएससी सक्षमता पास प्राइमरी से लेकर +2 तक के शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों को अपने आईडी से ई शिक्षा कोष पर आवेदन करना होगा। नई गाइडलाइन में पुरुषों के लिए 10 अनुमंडल के विकल्प को खत्म कर दिया गया है। अब शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 10 विकल्प मिलेंगे। इसमें से शिक्षकों को 3 विकल्प देना अनिवार्य है। विकल्प चुनते वक्त शिक्षक जिला प्रखंड का चयन करते हुए प्रखंड और निकाय का भी चयन करेंगे। जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम किया। सरकार के फैसले के बाद शिक्षक बेहद खुश हैं और सरकार के साथ ही न्यूज 18 की मुहिम को भी धन्यवाद दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब ये समझते हैं कि टीचर ट्रांसफर की नई गाइडलाइंस क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रांसफर के लिए प्राइमरी से +2 तक जो है गाइडलाइन क्या कहता है और कौन कर सकता है आवेदन, ये भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए, आपको बताते चलें कि बीपीएससी पास शिक्षक जो है, सक्षमता पास शिक्षक, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दरअसल पहले जो नीति आई थी उसमें पुरुष शिक्षकों को 10 अनुमंडल का विकल्प था जिसका शिक्षक विरोध कर रहे थे, लेकिन अब 10 अनुमंडल के विकल्प को खत्म कर दिया गया है। अब पुरुष शिक्षक को विभाग की ओर से 10 विकल्प दिया गया जाएगा जिसमें से उन्हें 3 विकल्प चुनने होंगे। अब देखिए, शिक्षक जिला प्रखंड का चयन करते हुए निकाय का चयन करेंगे जहां पर वो नौकरी करना चाहते हैं, ये उनके पास ऑप्शन होगा। तो जो शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित हैं उनका सरकार ने खास तौर पर ख्याल रखा है और वैसे शिक्षकों को किसी एक विकल्प का ही चयन करना है और जैसे वो चुनेंगे वहां पर उनका ट्रांसफर हो जाएगा। और अब चलिए ये भी जान लीजिए कि ट्रांसफर के लिए आवेदन करने की तारीख क्या है। तो देखिए, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं ई शिक्षा कोष से। और अब ये जान लीजिए कि ट्रांसफर के लिए शिक्षक आवेदन कैसे करेंगे। तो उन्हें अपने दरअसल टीचर आईडी से, यानी कि टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पर अप्लाई करना होगा 1 तारीख से। और देश के चर्चित शिक्षक, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ई शिक्षा कोष के जरिए और उसके बाद आपका ट्रांसफर होगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, देश के चर्चित शिक्षक खान सर ने पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा से मुलाकात की है। इसके पहले खान सर सीएम नीतीश कुमार से भी मिल चुके हैं। तो अब ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि खान सर जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू में मिलेगी खान सर को बड़ी जिम्मेदारी। पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में छात्रों से लेकर सियासतदानों के बीच ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या खान सर जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं। इसकी वजह है 2 तस्वीरें।
पहले शुक्रवार की ताजा तस्वीर देख लीजिए। देश के जाने माने शिक्षक खान सर ने पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा से मुलाकात की। मनीष वर्मा ऐसे वैसे नहीं बल्कि जेडीयू के पावरफुल महासचिव हैं और यही वजह है कि मुलाकात की तस्वीर सामने आते ही कयासों का बाजार गर्म हो गया है। मुलाकात की तस्वीर को पोस्ट कर मनीष वर्मा ने लिखा, आज पटना आवास पर बिहार और देश के जाने माने शिक्षक खान सर का आना हुआ। उनके साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने समेत बिहार को लेकर सार्थक चर्चा हुई। निश्चित रूप से बिहार समेत पूरे देश के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को सुलभ बनाने में आपकी भूमिका सराहनीय है। वैसे इससे पहले 24 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार से खान सर की मुलाकात हुई थी। दोनों ही मुलाकात के बाद शिक्षा में सुधार और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करा रहे छात्रों के लिए खान सर के योगदान पर चर्चा की बात कही जा रही है। लेकिन एक महीने के भीतर जेडीयू के दो बड़े नेताओं से खान सर की मुलाकात कुछ बड़ा इशारा जरूर कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब समझिए कि खान सर के जेडीयू ज्वाइन करने की चर्चा क्यों हो रही है। वीडियो आपने देख ली। अब देखिए, खान सर जो है वो देश के जाने माने शिक्षक हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है और खान सर के पढ़ाने का तरीका जो है वो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा पसंद आता है और इसी वजह से दरअसल वो स्टूडेंट्स के बीच में इतने ज्यादा फेमस हैं। तो खान सर सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पर उनके बहुत फॉलोअर्स भी हैं। तो एक महीने के अंदर खान सर जेडीयू के दो बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले 24 अक्टूबर को खान सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं और उसके बाद खान सर जेडीयू महासचिव मनीष वर्मा से भी उन्होंने मिल लिया। तो मनीष वर्मा जो है जेडीयू के पावरफुल महासचिव हैं और यही वजह है कि मुलाकातों के बाद चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। और हालांकि देखिए, जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि शिक्षा पर चर्चा हुई है, लेकिन हाल ही में एक और बड़े शिक्षक गुरु रहमान के जनसुराज ज्वाइन करने की चर्चा है। तो अब खान सर के जेडीयू ज्वाइन करने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि खान सर जेडीयू ज्वाइन करते हैं और अगर करते हैं तो उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, कल झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। साथ ही बिहार की 4 सीट पर उपचुनाव का रिजल्ट भी सबके सामने होगा। तो चुनावी नतीजों से पहले सियासी दावों का दौर जारी है। सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे आने वाले हैं। बिहार की 4 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट पर सबकी नजर है। नतीजे आने से पहले सियासी दावों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ एनडीए झारखंड और महाराष्ट्र के साथ उपचुनाव में जीत के दावे कर रही है, वहीं महागठबंधन का कहना है कि इस बार इंडिया अलायंस को शानदार जीत मिलने वाली है। कल नतीजे भी आ रहे हैं लालू जी, बिहार की 4 सीटों पे भी, झारखंड महाराष्ट्र तो कल आएगा शाम नहीं ना आएगा, उम्मीद तो है। चलो, बिहार में 4 में से तो 3 महाअघाड़ी नहीं कहे, महागठबंधन कहे, महागठबंधन का, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं 4 सीट हम ले रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। तो कांग्रेस का दावा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में जनता इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। अब सारी निगाहें चुनावी नतीजों पर टिकी हैं। किसके सिर जीत का सेहरा बनता है और किसे झटका लगता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, कैमूर से अभिनव कुमार की रिपोर्ट। तो अब पहले ये जान लेते हैं कि इन 4 सीटों पर मुख्य मुकाबला किसके किसके बीच में है। देखिए, वैसे तो कई उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, लेकिन माना जा रहा है कि तरारी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत का मुकाबला सीपीआई-एमएल के राजू यादव के साथ होगी और ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। और राजू यादव के साथ ही देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की उम्मीदवार किरण सिंह भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती हुई नजर आएगी। तो आपको बताते चले, अगर रामगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के अशोक कुमार सिंह का मुकाबला आरजेडी के अजीत कुमार सिंह के साथ होगा और माना जा रहा है। लेकिन देखिए, बीएसपी और जनसुराज ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। इधर इमामगंज की अगर बात कर लें तो इमामगंज में 2 मांझी के बीच में जबरदस्त मुकाबला होगा।
तो हम की तरफ से दीपा मांझी और रोशन कुमार मांझी के बीच के मुकाबले को जनसुराज ने त्रिकोणीय बनाने के लिए जितेंद्र पासवान को मैदान में उतार दिया था और दलित वोटों में सेंधमारी करने की कोशिश की। अब ऐसे में रिजल्ट बताएगा कि सेंधमारी हुई या फिर नहीं। अब चलिए बेलागंज की बात कर लेते हैं। बेलागंज में जनसुराज की चाल ने आरजेडी को परेशान कर दिया है। जनसुराज ने वहां पर मोहम्मद अमजद को उतार करके आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की, जबकि जेडीयू से मनोरमा देवी यादव वोट काट रही हैं। तो ऐसे में इस सीट के रिजल्ट पर सबकी नजर होगी। तो देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है जिसका रिजल्ट कल आने वाला है। तो आइए ये जान लेते हैं कि 2020 के मुकाबले चारों ही सीटों पर कैसी वोटिंग रही। तो तरारी की अगर बात करें तो देखिए, तरारी में 50.10% वोटिंग हुई, जो कि 2020 के चुनाव से 5.10% कम है। वहीं 2020 में तरारी में 55.63% वोटिंग हुई थी और मामूली मार्जिन से सीपीआई-एमएल को जीत मिली थी। रामगढ़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उपचुनाव में रामगढ़ में 54.02% वोटिंग हुई, जो कि 2020 के मुकाबले 10% से भी ज्यादा कम है। और 2020 में रामगढ़ की सीट पर 64.13% वोटिंग हुई थी और आरजेडी के सुधाकर सिंह बहुत कम वोट के अंतर से यहाँ पर चुनाव जीते थे। इधर इमामगंज की बात करें तो इमामगंज में 51.01% वोटिंग हुई है, जो कि 2020 के चुनाव के हिसाब से 7.68% कम है। 2020 में 58.69% वोटिंग हुई थी। बेलागंज की बात कर लेते हैं। बेलागंज में भी उपचुनाव में 2020 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है और बेलागंज में वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 56.21% है, जो कि 2020 में 61.37% था, जो कि उपचुनाव में हुई वोटिंग से करीब 5.25% कम है। तो उपचुनाव जो जीतेगा उसका मनोबल बढ़ेगा, साफ तौर इसी तरीके से इसको समझा जा सकता है। और उपचुनाव के जो नतीजे होंगे वो 2025 के चुनाव पर भी असर डालेंगे। जिसकी जीत होगी वो बुलंद हौसलों के साथ आगे की लड़ाई लड़ेगा, यानी कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की। और जिनकी हार होगी वो अपनी रणनीतियों पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगा, चूंकि इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा कि अगले यानी कि विधानसभा चुनाव में 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें किसका कितना दम देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अब देखिए, झारखंड का आदेश आने में अब चंद ही घंटों का ही समय है, क्योंकि कल रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने जीत के दावे हैं। एनडीए का दावा है कि मोदी मैजिक से झारखंड में कमल खिलने वाला है, तो इंडी गठबंधन कह रहा है झारखंड का नारा हेमंत दोबारा। देखिए रिपोर्ट। किसकी चली चाल, किसकी रणनीति कामयाब, किसका बजा डंका, कौन बना विनर, किसके हाथों में झारखंड की बागडोर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इन तमाम सवालों के जवाब का समय नजदीक है। जब सिक्योरिटी रूम से बाहर आएगी ईवीएम और फिर किसकी चमकेगी किस्मत, कौन बनेगा विनर, ये चंद घंटों बाद सबको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी पार्टी के नेताओं की पेशानी पर पसीना है और जुबान पर जीत का दावा। पूरे झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पूरे झारखंड में कमल फूल खिलने वाला है। हमें पूरी आशा और विश्वास है कि ये 6 विधानसभा की जितनी सीटें हैं हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपने जा रहे हैं। ये दावा सिर्फ धनबाद तक सीमित नहीं है। रांची विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह तो जीत के प्रति इतने आश्वस्त हैं कि न्यूज 18 के कैमरे पर जीत वाला सर्टिफिकेट लेने पंडरा जाने का दम भर रहे हैं। झारखंड के अंदर जो 2 चरण में मतदान हुआ है, दोनों चरण के मतदान को यदि मैं एनालिसिस करता हूं तो ऐसी स्थिति में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के साथ जीतने जा रही है और झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। नतीजों से पहले सबका अपना गणित, सबके अपने दावे, लेकिन रिजल्ट का नतीजा किसके पक्ष में आएगा और किसको मायूसी दिलाएगा, बस कुछ घंटों का इंतजार, फिर सब मालूम पड़ जाएगा कि झारखंड में कमल खिला या धनुष कमान चला। रांची से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा और धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड के नतीजों के मायने आइए समझते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरा बड़ा चुनाव हो रहा है और
हरियाणा में चुनाव जीतने वाली बीजेपी के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनाना चाहती है, तो झारखंड में हेमंत को हटाकर सत्ता में लौटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी जीती अगर, तो बीजेपी की झोली में एक और आदिवासी बहुल राज्य आ जाएगा। और अगर बीजेपी जीती तो पता चलेगा कि आदिवासियों का भरोसा जो है वो बीजेपी पर लौटा है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन सरकार में अगर वापसी करते हैं तो ये पता चलेगा कि जेल जाने पर सहानुभूति उनके साथ है। हालांकि देखिए, एग्जिट पोल के नतीजों में कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है, तो ये कल ही साफ तौर पर पता चलेगा कि रिजल्ट क्या कहता है। झारखंड की जनता ने क्या आदेश दिया है, किसको इस बार सत्ता जो है जनता सौंपने वाली है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। नालंदा में स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल शराब के नशे में पकड़े गए। दोनों को गिरफ्तार करने जो पुलिस वाले आए वो भी शराब के नशे में धुत थे। शराबबंदी वाले बिहार का ये कड़वा सच देखेंगे तो चकरा जाएंगे। हिलते डुलते और टांग कर ले जाते इन दो लोगों को देखिए। एक तो चल भी नहीं पा रहा, तो दूसरा किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा है। ये दोनों शिक्षक हैं। इनके ऊपर समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये खुद नशे में धुत हैं। शराबबंदी को मुंह चिढ़ाता ये वायरल वीडियो नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय गुल्लनी का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि स्कूल के हेडमास्टर नागेंद्र प्रसाद और शिक्षक सुबोध सिंह दोनों शराब के नशे में स्कूल पहुंच गए। गांव वालों को भनक लगी तो पुलिस को बुला लिया, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात पुलिस के आने के बाद सामने आई। गांव वालों का आरोप है कि जो पुलिस अधिकारी दोनों शिक्षक को गिरफ्तार करने पहुंचे थे वो भी शराब के नशे में धुत मिले, जिसका वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। सहयोग कर दो छोटू, अभी पी ले ये भी पिए रखे ना कि सर भी पी ले, ये भी पी ले सब। वीडियो वायरल होने के बाद ये विषय इलाके में चर्चा का बन गया। वैसे दीपनगर थानाध्यक्ष जितेंद्र राम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन डीएसपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुलिस वालों के शराब पीने से इनकार किया। इनकी माने तो सिपाही लकवा पीड़ित है, इसकी वजह से हिलडुल रहा था। हालांकि लोगों को इस थ्योरी पर संदेह है। खैर, बिहार में शराबबंदी को लागू हुए लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन जिन लोगों पर शराब नहीं पीने के लिए लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी हो, अगर वही शराब के नशे में धुत मिले तो क्या कहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बिहार पुलिस की। और देखिए, अब खबर को आपको समझा देते हैं। दरअसल शराबबंदी में शराब के मायने क्या है। देखिए, बिहार में 2016 से शराबबंदी है और शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सबने शपथ ली थी। शिक्षकों के ऊपर कुछ ज्यादा ही जिम्मेवारी है, पुलिस वालों के ऊपर शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेवारी है। लेकिन शराबबंदी में शिक्षक भी शराब पीते हुए पकड़े गए हैं और इसके बाद जमकर बवाल हुआ है, क्योंकि पुलिस वाले भी जो हैं वो कई बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं। ऐसे में ये जो मामला है ये काफ़ी ज़्यादा सोचने पर, विचार करने पर मजबूर कर देता है कि जहां पर जिस राज्य में शराबबंदी नियम है वहां पर लोग शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं बिहार पुलिस की। तो देखिए, बिहार पुलिस जो है वो बार बार पिट जाती है। आज अररिया में भीड़ ने पुलिस को जमकर पीट दिया। पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए गई हुई थी, लेकिन कमजोर तैयारी की वजह से एक बार फिर से यहां पर पुलिस पिट गई। बिहार पुलिस लगातार पिट रही है। पुलिस जहां जाती है पिट जाती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर अररिया के सिमराहा में देखने को मिली, जहां अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में एसआई मसूद आलम को हल्की चोट लगी है, जबकि थानाध्यक्ष इम्तियाज खान की जान बाल बाल बच गई। थाना के पीछे जो ग्राउंड है वहाँ 2 बाइक वाले आर्म्स के साथ खड़े हैं। इसकी सूचना मिली
दोनों लड़कों को धरपकड़ करने लगे। इसके बाद वो लोग हल्ला गुल्ला किया कि चोर चोर। इसके बाद 150-200 आदमी उसके सहयोग में आ गए, इनको मारने पीटने लगे। पुलिस ने इस मामले में 8 महिला समेत 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 36 आरोपियों पर नामजद FIR दर्ज की गई है। टोटल 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया पूरे मामले में। उनमें से 23 लोग की हम लोग ने गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली है। और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि आम जनता से अपील है कि पुलिस की कार्य में बाधा ना डालें। बड़ा सवाल यह है कि बिहार पुलिस बार बार क्यों पिट रही है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से सिमराहा में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है, और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई जगह देखने को मिला है जहां पर पुलिस की टीम पर हमले किए जाते हैं, पुलिस के साथ बर्बरता की जाती है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर पुलिस बार बार क्यों पिट जाती है। तो देखिए, बिहार में पुलिस पर हमले होते रहे हैं और पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। ये घटनाएं पुलिस को कमजोर बनाती है, पुलिस के कमजोर होते हुए इकबाल को दर्शाती है, और बिहार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है ऐसी घटनाओं के बाद, जब पुलिस पिट जाती है बार बार। और इसी तरीके से इसी घटनाओं के बाद में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।